अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप आप सब ठीक होंगे और अब तक आप लोगों को एलएमएस पे लेक्चर्स अटेंड करना आ गया होगा। आज का हमारा लेक्चर भी एलएमएस पे ही है। आज का हमारा टॉपिक है वॉमिटिंग रिफ्लेक्स, डेफिकेशन रिफ्लेक्स एंड डायरिया। वॉमिटिंग है बेसिकली vomiting या emesis is an involuntary forceful expulsion of contents from the stomach and the intestine through the esophagus and the mouth. As you already know that the normal movement of food is from the mouth towards the anus. So vomiting is the reverse of peristalsis. So जब भी vomiting होगी या emesis होगा, so there is retroperistalsis. Retroperistalsis यानी peristalsis का की जो मूवमेंट है वो उल्टी हो जाएगी. So normal peristalsis is from the mouth to the anus. लेकिन vomiting में क्या होता है कि from the intestine and the stomach जो content है वो वापस mouth की तरफ आ जाता है. There are various triggers of vomiting, different conditions हैं जिसमें vomiting होती है, such as pregnancy, brain injury due to any trauma, accidents, किसी patient को gall bladder का issue है, उसके gall bladder में infection हो गया है या stones हो गए हैं, तो patient आपके पास present करेगा with vomiting. Certain infections such as salmonella infections या फिर GIT के डिफरेंट इन्फेक्शंस होते हैं. आपने कहीं से गंदा खाना खा लिया जिसमें बैक्टीरिया है या फिर बासी खाना खा लिया जिसमें बैक्टीरिया डेवलप हो गया है, तो पेशेंट विल आल्सो प्रेजेंट विद वॉमिटिंग. मोशन सिकनेस, अगर कोई आप बहुत तेज़ी से कोई मूवमेंट करें या फिर आप रोलर कोस्टर में हैं या किसी और राइड में हैं जहाँ पे बहुत तेज़ी से मूवमेंट हो रही है, तो यू विल आल्सो फील कि देयर इज़ साइन ऑफ वॉमिटिंग. ऑल्सो इन हार्ट अटैक, अक्सर जो है वो हार्ट अटैक के पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं विद कंप्लेंट्स ऑफ वॉमिटिंग. और कीमोथेरेपी में भी जो है वो मेन साइड इफ़ेक्ट जो है वो नोज़िया एंड वॉमिटिंग ही होता है, क्योंकि जो कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे स्टिमुलेट द डिफरेंट एसोसिएटेड सेंटर्स ऑफ वॉमिटिंग. सो वॉमिटिंग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. एक तो हम जो है वॉमिटिंग को डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, प्रोजेक्टाइल एंड नॉन प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग. प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हम कब कब देखेंगे? जब देयर इज़ इंक्रीज इन द इंट्राक्रेनियल प्रेशर एंड पाइलोरिक स्टेनोसिस. इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर कब कब होगा? वेन एवर देर इज़ सम हेड इंजरी, सम ट्रॉमा एंड ऑल्सो इन द केस ऑफ मेनिंजाइटिस. और पाइलोरिक स्टेनोसिस यूजली हम जो है वो बच्चों में देखते हैं और उसमें भी प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है. सो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग में होता क्या है कि जो वॉमिटस है वो दूर जाके गिरता है. इट फॉलोज अ प्रोजेक्टाइल पाथ. जबकि अगर किसी और इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से या फिर गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स है तो जो वॉमिटिंग होगी दैट इज़ नॉन प्रोजेक्टाइल. Then according to quality, vomiting could be dark green. Dark green कब होगी? Whenever there is vomitus from the gallbladder, bilious vomiting, such as biliary obstruction, and this is always pathological. So अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है जो कि डार्क ग्रीन या ग्रीन कलर वॉमिटिंग की कंप्लेन कर रहा है, so what you will think? You will think that there is a gallbladder issue. देन अगर ब्लड रेड कलर का फ्रेश ब्लड आ रहा है सो वॉमिटिंग में, सो दैट सिग्निफाइज अपर जीआई ब्लीड, कि या तो जो है वो एसोफेगस से ब्लीड हो रहा है, वहाँ कोई रप्चर हो गया है, या फिर कोई अल्सर है जो कि ब्लीड कर गया है विद इन द लोअर पार्ट ऑफ द एसोफेगस या फिर स्टमक. अगर वॉमिटिंग का कलर कॉफ़ी ग्राउंड है तो दैट मीन्स कि इट इज़ ड्यू टू ओल्ड अपर जीआई ब्लीड या फिर लोअर जीआई ब्लीड. कॉफ़ी ग्राउंड क्यों हो जाता है? इसका मतलब है कि ब्लड के अंदर जो आयरन है वो जो है ऑक्सीडाइज हो गया है, जिसकी वजह से
ब्लड का जो कलर है वो ब्राउन हो गया है। सो कोई वॉमिटिंग के अंदर जो आ रहा है ब्राउन कलर का ब्लड, वो कोई पुरानी ब्लीड है जो कि ऑक्सीडाइज हो गई है, या फिर जब लोअर जीआई ब्लीड है तो व्हेन इट इज़ पासिंग थ्रू द इंटेस्टाइन सो इट इज़ ऑक्सीडाइज। या फिर अगर नॉन ब्लडी नॉन बिलवस है, बिल्कुल नॉर्मल कलर की है, तो दैट इज़ ड्यू टू इंजेस्टेड फूड। नाउ व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ वॉमिट? यूजली वॉमिटिंग से पहले देयर इज़ नॉजिया, जी मतलाना, दिल ख़राब होना। सो व्हाट इज़ नॉजिया? नॉजिया इज़ अ प्रोड्रोम ऑफ वॉमिटिंग. So it occurs before the vomiting. So usually the vomiting is preceded by the nausea. So what is nausea? How do you define it? It is a conscious recognition of subconscious excitation of vomiting center. So excitation तो subconsciously हो रही है, लेकिन आपको जो perception आएगी वो किस चीज़ की आएगी? नॉजिया की आएगी कि मेरा जो वॉमिटिंग सेंटर है वो स्टिमुलेट हो रहा है सबकॉन्शियसली, बट हाउ यू आर गोइंग टू नो दैट देर इज़ वॉमिटिंग कमिंग या आपको उल्टी होने वाली है? बाय द फीलिंग ऑफ नॉजिया. सो नॉजिया आपको कॉन्शियसली परसीव करवा देता है कि अब जो है वो आपका जो है वो जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है वो बाहर आ जाए. कैसे इनिशिएट होती है वॉमिटिंग? So vomiting is initiated mainly by two mechanisms. एक तो there are two centers, ठीक है. Basically one is the vomiting center and other is the chemoreceptor trigger zone. So these are the two places which are present in your brain, and when they are stimulated, so there is an act of vomiting. जो आपका वॉमिटिंग सेंटर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा नियर द न्यूक्लियस ऑफ द ट्रैक्टस सोलिटोरियस. ठीक है. सो आपका जो वॉमिटिंग सेंटर है हियर इट इज़ लोकेटेड, ये रेड एरो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है. यहाँ पे ये आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है. यहाँ पे जहाँ पे आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स और आपका डेग्लूटेशन सेंटर है, वहीं पे आपका करीब में ही वॉमिटिंग सेंटर भी मौजूद है. सो ये जो वॉमिटिंग सेंटर है ये कैसे एक्टिवेट होता है? या तो डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाएगा या फिर इसको एफरेंट्स जाएंगी. डायरेक्ट एक्टिवेशन ऑफ द वॉमिटिंग सेंटर कैसे होगा? वॉमिटिंग सेंटर डायरेक्टली एक्टिवेट होगा ड्यू टू इंजरी टू दिस एरिया. अगर कोई हेड ट्रॉमा का पेशेंट आ गया है या कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है जिसमें पेशेंट को हेड इंजरी हुई है, सो इट मे लीड टू डैमेज टू द मेड्यूला, एंड इफ इट डैमेजेस द वॉमिटिंग सेंटर लोकेटेड इन द मेड्यूला, तो फिर क्या होगा? द पेशेंट विल प्रेजेंट टू यू विद वॉमिटिंग. Also due to increase in the intracranial pressure. अब increase in the intracranial pressure जब भी होगा either in encephalitis या फिर meningitis या फिर कोई brain tumor है. brain tumor में क्या होता है कि brain tumor is a space occupying lesion. space जो है वो occupy कर लेगा तो क्या होगा? ऑलरेडी जो है वो जो भी जगह है वो लिमिटेड है और वहाँ पे जो प्रेशर है वो रेज हो जाएगा. So all of these factors will cause direct activation of the vomiting center. जब भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज होगा तो कैसी वॉमिटिंग होगी? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी. और प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग क्या होती है? इट इज़ नॉट अकम्पनीड बाय अ फीलिंग ऑफ नॉजिया. सो रैपिड फोर्सफुल एमिसिस होगी, नॉट अकम्पनीड बाय नॉजिया. Then second way by which the vomiting center can be activated is through the afferent impulses. ठीक है. अब ये जो vomiting center है ये different जगहों से afferent रिसीव करेगा. ठीक है. सो मेनली जो ये afferent रिसीव करेगा ये रिसीव करेगा थ्रू द विस्ट्रल पाथवे.
विस्ट्रल कमिंग फ्रॉम द ऑर्गन्स, कौन कौन से ऑर्गन से आएगा? स्टमक से और स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में वी हैव 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन रिसेप्टर्स। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन रिसेप्टर्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ सेरोटोनिन। ठीक है, सो ये क्या करते हैं? ये रिलीज करते हैं सेरोटोनिन को फ्रॉम द एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स। सो कोई भी स्टिमुलस हो सकता है, सच एज लोकल इरिटेंट्स, कोई भी ड्रग है, रेडिएशंस हैं, बैक्टीरिया है, और या फिर साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं। सो कोई भी लोकल इरिटेंट आ गया, आपने बाहर से खाना खा लिया, उसमें कोई बैक्टीरिया था, कोई ऐसी आपने दवाई ले ली जिसका साइड इफ़ेक्ट है, कोई भी वायरस आ गया, या फिर इन कैंसर पेशेंट्स देयर आर रेडिएशंस एंड ऑल्सो कैंसर पेशेंट्स आर गिवन डिफरेंट साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। वो क्या करेंगी? वो जो है, जो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन रिसेप्टर्स हैं स्टमक और इंटेस्टाइन में, उनको स्टिमुलेट कर देंगी। ठीक है, फिर वहाँ से इम्पल्सेस जाएंगी थ्रू द वेगल एफरेंट, and also from the sympathetic afferent. So from here, the vagal afferent and the sympathetic afferent, the pulses will go directly to the vomiting center and they will stimulate the vomiting center. Secondly, the vomiting center also receives afferent impulses from the vestibular nuclei. So vestibular nuclei कहाँ से receive करेगा? From basically जो लेबरेंथाइन रिसेप्टर्स होते हैं आपके एयर में, योर एयर हैज़ टू फंक्शंस। ठीक है, एक तो हेयरिंग है, ठीक है, एक तो हेयरिंग का काम करता है और दूसरा बैलेंस का भी काम करता है। ठीक है, सो जब भी आपका बैलेंस डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा? देयर इज स्टिमुलेशन ऑफ द लेबरेंथाइन रिसेप्टर्स। वहाँ से लेबरेंथाइन रिसेप्टर्स स्टिमुलस भेजेंगे, इम्पल्स भेजेंगे टू द वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। फिर ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई जो हैं एफरेंट इम्पल्सेस भेजेंगे टू द वॉमिटिंग सेंटर। सो ये जो एफरेंट इम्पल्सेस आएंगी फ्रॉम द वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉजिया एंड वॉमिटिंग ऑफ मोशन सिकनेस। Thirdly, the vomiting center also receives impulses from the higher centers, यानी diencephalon and also from the limbic system. So वो impulses जो कि higher center से आ रही हैं, such as diencephalon and the limbic system, they are responsible for the vomiting, and this stimulus is triggered by nauseating smell. कोई बहुत ही गंदी स्मेल आपको आ गई है जिससे आपको नोज़िया हो गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गार्बेज है या फिर कोई डीकम्पोज्ड बॉडीज़ हैं या डीकम्पोज्ड ट्रैश है, डीकम्पोज्ड वेस्ट है, तो वहाँ से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। सो दैट कुड इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ वॉमिटिंग। या फिर कोई सिकनिंग साइट है, ठीक है, आपने जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ब्लड देख के जो है तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, वो कहते हैं कि नहीं हमें जो है ना वो ब्लड की हम साइड नहीं देख सकते हैं, तो दैट इज़ थ्रू द डाइनसेफेलॉन एंड द लिम्बिक सिस्टम। या फिर कोई मेमोरी है, ठीक है, कोई आपकी पास्ट मेमोरी है जो कि उस चीज़ से एसोसिएटेड है, तो उस केस में भी आपका जो है वो लिम्बिक सिस्टम सिग्नल भेजेगा टू द वॉमिटिंग सेंटर, and the vomiting center will be stimulated and the act of vomiting will occur. Then एक तो vomiting center से हो गया, ठीक है, vomiting center से directly भी हो सकता है through the viscera and also indirectly through the afferents, जो कि afferents जो हैं वो different areas of the body से आएंगे. Then secondly, there is activation of the chemoreceptor trigger zone. Chemoreceptor trigger zone जो है वो basically it is present in the area postrema, and as you can see in the picture, पीछे की तरफ एक triangle shape band of tissue आपको नज़र आ रहा है येलो कलर में, ठीक है. So this V-shaped band of tissue which is present on the lateral wall of the fourth ventricle, and this is present on the
outside of the blood brain barrier. ये जो chemoreceptor trigger zone है, it is present very near to the vomiting center. कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन के सामने यू कैन सी कि ये जो पर्पल छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं, यहाँ पे दिस इज़ द वॉमिटिंग सेंटर, और उसके पीछे जो है वो इन द लैटरल वॉल ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल इज़ द कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन. ये जो कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन है, ये क्यों ट्रिगर होता है? ये इसलिए ट्रिगर होता है क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं. डोपामीन D2 रिसेप्टर्स हैं एंड 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन रिसेप्टर्स हैं. Both of these receptors are very sensitive to chemicals and toxins. ठीक है. So जब भी ये receptors activate होंगे due to presence of any toxins या any irritant, तो क्या होगा कि ये जो है वो signal send करेंगे to the vomiting center which is present in the nearby. A vomiting center you all know is present in the brainstem. ठीक है. So वहाँ पे brainstem को के अंदर जो वॉमिटिंग सेंटर है, इसको ये स्टिमुलेट कर देंगे एंड देयर इज एक्सपल्शन ऑफ द स्टमक कंटेंट्स. सो अब वॉमिटिंग हमने कहा था कि क्या है, एक रिफ्लेक्स है. तो कोई भी रिफ्लेक्स होगा तो उसके कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है. सबसे पहले रिसेप्टर्स हो गए, देन एफरेंट हमने पढ़ लिए, देन सेंटर हमने पढ़ लिए. ठीक है. अब सेंटर क्या भेजेगा? सेंटर भेजता है इफ्रेंट. ठीक है. सो इफ्रेंट इम्पल्सेस जो भी ओरिजिनेट होंगी फ्रॉम द वॉमिटिंग सेंटर एंड द कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन गिव अफेक्ट टू द एक्ट ऑफ वॉमिटिंग. ठीक है. सो वहाँ से जो है ना इनिशिएट होगा आपका वॉमिटिंग का पूरा प्रोसेस. फिजिकली जो आपका एक्ट ऑफ वॉमिटस है दैट विल कम थ्रू द इफ्रेंट. सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, सो जो कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन है और जो वॉमिटिंग सेंटर है वो हायर सेंटर से भी ले रहा है, एफरेंट्स वेस्टिबुलर अपरेटस से भी ले रहा है, टच रिसेप्टर्स इन द थ्रोट एंड फेरिंग से भी ले रहा है, एंड ऑल्सो फ्रॉम द विसरल रिसेप्टर्स फ्रॉम द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन. सो दिस ये सारे एफरेंट्स कहाँ जा रहे हैं? सेंटर में जा रहे हैं. और फिर सेंटर से क्या निकल रहा है? इफ्रेंट्स. सो efferents will go through the 7th, 9th, 10th and 12th cranial nerves to the upper GOIT. This is important. You should know कि जो vomiting center से efferent निकलेंगे वो कौन कौन सी cranial nerves के through जाएंगे. You have to learn this 7th, 9th, 10th and 12th cranial nerves, and also through the spinal nerves to the respiratory and the abdominal muscles, and also through the phrenic nerve to the diaphragm. क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होंगे ड्यूरिंग वॉमिटिंग? सो वॉमिटिंग इज़ बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और वॉमिटिंग में 3 फेजेस होते हैं: प्री इजेक्शन फेज, रेचिंग फेज एंड द इजेक्शन फेज. प्री इजेक्शन फेज यानी इजेक्शन से पहले क्या क्या होगा, अभी वॉमिटस आपका निकला नहीं है. प्री इजेक्शन फेज में क्या होता है? देयर इज गैस्ट्रिक रिलैक्सेशन एंड देयर इज इनिशिएशन ऑफ रीट्रो पैरिस्टाल्सिस. ठीक है. सो जो वेलोसिटी ऑफ एंटी पैरिस्टाल्सिस है, इट इज़ अबाउट 2 to 3 centimeters per second, and this is characterized by nausea, excessive salivation होगी, deep, rapid and irregular breathing होगी. ठीक है. Then there is a retching phase. So pre-ejection phase हो गया. उसके बाद retching phase में क्या होगा? There is closure of the glottis till the end of vomiting. Intrapulmonary pressure raise होगा, which will cause a compression of the esophagus. There is contraction of abdominal, intercostal and the diaphragmatic muscle against a closed glottis. Glottis क्यों close होना ज़रूरी है? Because we do not want the gastric contents to enter into the nose. So थर्ड इज़ द इजेक्शन फेज. इजेक्शन फेज में क्या होगा? जो GIT के contents हैं they are actually expelled out. सो जो क्लोजर ऑफ द ग्लॉटिस अकर हुआ था ड्यूरिंग द रेचिंग फेज, दैट विल कंटिन्यू. Pyloric part of the stomach will contract firmly and its contents are transferred to the flaccid part of the stomach. And there is strong intense contraction of the abdominal muscle. Diaphragm नीचे जाएगा and as the diaphragm will descend,
देयर इज़ इंक्रीज इन द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो वो जो है आपका जो पाइलोरिक एंड है वो फोर्सफुली कंटेंट्स को पुश करेगा अपवर्ड्स. एंड ऑल्सो देयर इज रिफ्लेक्स रिलैक्सेशन ऑफ द कार्डियक स्फिंक्टर ऑफ द स्टमक. क्यों? वी वांट द कंटेंट्स टू मूव अपवर्ड्स टुवर्ड्स द माउथ, तो जिसकी वजह से कार्डियक स्फिंक्टर रिलैक्स होगा, जब भी तो रीट्रोपेरिस्टालसिस के थ्रू जो है वो मूवमेंट होगी कंटेंट्स की बैकवर्ड्स इनटू द माउथ. फिर स्टमक से जो है वो सारा कंटेंट जाएगा एसोफेगस में, और एसोफेगस से कंटेंट जाएगा इनटू द माउथ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एंड एंटी पेरिस्टालसिस इन द एसोफेगस, और the vomiters is expelled out. And at the end of the vomiting, the diaphragm relaxes. So vomiting reflex के दौरान क्या क्या चीज़ें ऐसी होंगी ताकि जो है वो बाकी चीज़ें जो है वो बॉडी की नॉर्मल चलती रहें. So there are certain preventive movements which will occur, such as closure of the glottis. So closure of the glottis will occur, and also there is cessation of breathing which prevents the entry of vomiters into the lungs. Soft palate elevate हो जाएगा ताकि जो है वो vomiters जो है वो nasopharynx के अंदर नहीं जाए. Larynx and the hyoid bone moves upwards and forwards, and it is placed in this position rigidly, leading to dilatation of the throat, and it allows free exit of vomitus. सो पेशेंट आपके पास कोई भी आएगा ड्यू टू परसिस्टेंट वॉमिटिंग, डॉक्टर साहब मुझे 2 दिन हो गए बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स हो रही हैं. सो आपने उसका क्या क्या चेक करना है? आपने उसको ब्लड प्रेशर चेक करना है, आपने उसके इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करने हैं, आपने उसकी ब्लड गैसेस चेक करनी है, आपने उसका जो है वो डिहाइड्रेशन स्टेटस चेक करना है, उसकी देखना है कि वो डिहाइड्रेट तो नहीं हो गया. सो ब्लड प्रेशर आपको आता है चेक करना, आप लोग सब चेक कर लेंगे. सो हाइपोटेंशन के साथ पेशेंट आ सकता है आपके पास. हाइपोटेंशन के क्या फ़ीचर्स होते हैं, शॉक के क्या फ़ीचर्स होते हैं? कोल्ड क्लैमी स्किन हो जाती है, ठंडे हाथ पैर होते हैं, ठीक है, कैपिलरी रीफिलिंग कम हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा पेशेंट को. क्योंकि परसिस्टेंट वॉमिटिंग है, तो वॉमिटर्स के साथ साथ उसके जो है ना वो इलेक्ट्रोलाइट्स भी एक्सपेल्ड आउट हुए होंगे. द पेशेंट विल कम ईदर विद मेटाबॉलिक एल्कलोसिस एंड ऑल्सो डिहाइड्रेट हो जाएगा ड्यू टू परसिस्टेंट वॉमिटिंग. सो डिहाइड्रेशन आप कहाँ चेक करेंगे? उसकी टंग देखेंगे, आप उसकी स्किन टर्जिडिटी देखेंगे. सो देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज़ रीड इट, and I hope all of you would be able to answer it. जी, इसमें एफरेंट पाथवे पूछा गया है. एफरेंट हमने पढ़े थे. सो इनिशिएशन ऑफ वॉमिटिंग कैसे हुई थी? ईटिंग अ मील दैट टेस्टेड स्पॉइल्ड. ठीक है, तो ख़राब खाना उसने खा लिया था. कोई हेडेक नहीं है, कोई वर्टाइगो नहीं है, तो वेस्टिबुलर नर्व तो निकल गई. ठीक है, तो कौन सी होगी? इसका आंसर क्या होगा? वेगस नर्व. जी, आई होप ऑल ऑफ यू वुड बी एबल टू आंसर इट ऑल्सो इन योर एग्ज़ाम. जीआईटी में आपके पास प्रैक्टिकल्स नहीं हैं, तो यही इसी तरह की ऑस्पीज़ आपके पास आएंगी. ठीक है, तो वॉमिटिंग सेंटर का आपको रिसेप्टर्स, एफरेंट, सेंटर, इफरेंट और इफेक्टर्स पता होने चाहिए. सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर इज़ द डेफिकेशन रिफ्लेक्स. डेफिकेशन क्या होता है? इट इज़ अ मास मूवमेंट की वजह से, मास मूवमेंट इज़ द मूवमेंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. सो मास मूवमेंट क्या करेगी? फीसिस को ड्राइव करती है इनटू द रेक्टम, और जब रेक्टम के अंदर एक सर्टन अमाउंट ऑफ फीसेस आ जाता है विच रेजेस द प्रेशर विद इन द रेक्टम टू अबाउट 20 to 25 centimeters of water, so there is a desire for defecation. So usually लोग कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं या पानी पीते हैं, उसके बाद उनको डेफिकेशन
रिफ्लेक्स का सिग्नल आता है, बट ये बहुत वेरी करता है, हर पर्सन टू पर्सन जो है वो डेफिकेशन रिफ्लेक्स का जो स्टिमुलस है वो वेरी करेगा, या फिर जो है वो ट्रिगरिंग एजेंट जिसे हम कहते हैं वो वेरी करेगा, ठीक है। सो देयर आर टू डेफिकेशन रिफ्लेक्सेस, एक तो इंट्रिंसिक होता है और एक पैरासिम्पैथेटिक होता है, ठीक है। तो ये दोनों आपको आने चाहिए। इंट्रिंसिक डेफिकेशन रिफ्लेक्स इज थ्रू द माइंटेरिक प्लेक्सेस। सो इंट्रिंसिक है, माइंटेरिक प्लेक्सेस के थ्रू है। सो ये जो अपना ही जीआईटी का नर्वस सिस्टम है उसके थ्रू रेगुलेट हो जाएगा, ठीक है। सो स्टिमुलस इसका क्या है, जब भी फीसिस एंटर होगा रेक्टम में तो क्या होगा, ड्यू टू इट्स मास एंड इट्स स्पेस इट इज़ गोइंग टू कॉज डिस्टेंशन ऑफ द रेक्टल वॉल, और रेक्टम की वॉल के अंदर क्या होंगे, स्ट्रेच रिसेप्टर्स होंगे, एंड स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड। जब भी ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे ये एफ्रेंट भेजेंगे थ्रू द sensory fibers and they will terminate in the myenteric plexus, ठीक है। So the center for intrinsic defecation reflex is the myenteric plexus. So myenteric plexus क्या करता था, मोटिलिटी को कंट्रोल करता था, ठीक है। So यहीं से फिर efferent निकलेंगे, मोटर सिग्नल्स जाएंगे to the smooth muscles of the rectum, descending colon and the sigmoidal colon, ठीक है। So effectors are the smooth muscles of the descending sigmoid colon and the rectum, ठीक है। और वहाँ से फिर क्या जनरेट होगी, पेरिस्टाल्टिक वेव जनरेट होगी जो कि फोर्स करेगी फीसिस को टुवर्ड्स द रेक्टम, एंड इट विल लीड टू रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल एनल स्फिंक्टर एंड द एक्ट ऑफ वॉमिटिंग। सेकेंड रिफ्लेक्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज द पैरासिम्पैथेटिक डेफिकेशन रिफ्लेक्स, ठीक है। अब पैरासिम्पैथेटिक जो डेफिकेशन रिफ्लेक्स है उसमें भी स्टिमुलस क्या होगा, फीसिस होगा, वो एंटर होगा रेक्टम में एंड देयर इज डिस्टेंशन ऑफ द रेक्टल वॉल। सिमिलरली रेक्टम की वॉल के अंदर क्या थे, स्ट्रेच रिसेप्टर्स थे, स्ट्रेच रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे और वहाँ से एफरेंट इम्पल्सेस जाएंगी थ्रू द पेल्विक स्प्लैंकनिंग नर्व्स टू द सेंटर इन द स्पाइनल कॉर्ड, S2, S3 एंड S4, ठीक है। सो एफरेंट क्या है, पेल्विक स्प्लैंकनिंग नर्व्स हैं, सेंटर क्या है, S2, S4 स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट है, एंड फ्रॉम हियर द efferent will come and the efferent will go to the will come through the pelvic parasympathetic nerves, and these pelvic parasympathetic nerves will go and stimulate the smooth muscles of the descending sigmoid colon and the rectum, and as a result a peristaltic wave will generate and it will force the feces towards the rectum, leading to relaxation of the internal anal sphincter, ठीक है। सो ये वाला जो डायग्राम है ना ये बहुत आती है एग्जाम में, ये डायग्राम बनी हुई होगी एंड दे विल आस्क यू कि ये कौन सा रिफ्लेक्स बना हुआ है, ठीक है। तो आपने देखना है इसको कि एक तो स्पाइनल कॉर्ड का एक सेक्शन बना हुआ है, ठीक है। सेकेंडली जो है वो इसमें आप देखें आपका डिसेंडिंग कोलन बना हुआ है, सिग्मोइडल कोलन एंड द रेक्टम, ठीक है। सो इसका सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जो है वो ब्रेन कर रहे होते हैं, नहीं पैरासिम्पैथेटिक डेफिकेशन रिफ्लेक्स का जो सेंटर है इट इज़ प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट S2 to S4, ठीक है। सो रिफ्लेक्स जनरेट हो गया, अब जो है वो क्या होगा, there is relaxation of the internal anal sphincter and the external anal sphincter. External anal sphincter is made up of smooth muscles and it is supplied by the parasympathetic nerve fibers via the pelvic nerves. और जो external anal sphincter है it is made up of skeletal muscles and it is supplied by the somatic nerve fibers which pass through the pudendal nerve. गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स क्या होता है, गैस्ट्रो मीन्स स्टमक एंड कोलिक मीन्स कोलन। सो जब भी फूड आएगा इन द स्टमक थ्रू द माइंटेरिक लोकल इंट्रिंसिक नर्व प्लेक्सेस विच इज़ द माइंटेरिक नर्व प्लेक्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर एक्टिविटी, देयर इज डिज़ायर फॉर डेफिकेशन एंड it will cause the movement of the feces
from the sigmoidal colon into the rectum by generation of mass movement. ठीक है. I hope you understand the mechanism of the defecation reflex. Defecation reflex में आपको जो है वो उसका सेंटर पता होना चाहिए, afferent efferent पता होना चाहिए. Third thing that we will discuss is diarrhea. Diarrhea, you all know, frequent profuse discharge of the intestinal content in loose and in the fluid form. ठीक है. डायरिया में क्या होता है, फ्लूइड जो है वो इट इज़ नॉट एब्जॉर्ब सफिशिएंटली रिजल्टिंग इन वाटरी बॉबल डिस्चार्ज. सो अक्यूट डायरिया भी हो सकता है, सच एज कोई भी आपने जो है ना वो ख़राब खाना खा लिया, बाहर से खा लिया, बासी खाना खा लिया, सो आपको अचानक से स्टमक अपसेट हो जाता है आपका. ठीक है. सो इट कुड बी टेम्परेरी. या फिर कुछ पेशेंट्स में बहुत क्रॉनिक डायरिया होता है, उनको 6-6 महीने साल हो जाते हैं, परसिस्टेंट डायरिया होता है. सो उसका मतलब है कि देयर इज़ सम ऑनगोइंग प्रॉब्लम विद इन द इंटेस्टाइन. So they need to be evaluated and it could be due to any reason. So persistent diarrhea, chronic diarrhea which is more than 2 weeks should be investigated thoroughly by the different investigations. Different causes हो सकती हैं डायरिया में. डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पैरासिटिक इन्फेक्शंस हैं, कोई भी फूड एलर्जी हो गई, लैक्टोज इंटॉलरेंस है अगर आपको, और आपने कोई मिल्क प्रोडक्ट खा ली तो आपको डायरिया हो जाएगा. या फिर अगर आपको सीलिएक डिजीज़ है और आपने जो है वो ग्लूटेन खा ली, वीट खा लिया, तो आपको डायरिया हो जाएगा. ठीक है. देन देयर इज़ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सम सर्जरीज एज वेल. या फिर कोई डाइट आपने ऐसी हैवी ले ली जो कि आपको सूट नहीं की, उससे भी आपको डायरिया हो सकता है. या फिर कोई आपने मेडिसिन खा ली जिससे आपको डायरिया हो गया. ठीक है. सो एक बड़ी मशहूर मेडिसिन है ऑगमेंटिन. ऑगमेंटिन का साइड इफ़ेक्ट होता है डायरिया. सो अगर आप ज़्यादा ऑगमेंटिन खा लें तो अक्सर जो है वो पेशेंट आपके पास आ जाएंगे वापस के, डॉक्टर साहब अब हमें तो डायरिया हो गया है. सो यू शुड नो कि ऑगमेंटिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है डायरिया. डिफरेंट टाइप्स के डायरिया हो सकते हैं. एक होता है ऑस्मोटिक डायरिया. So as the name indicate, osmotic diarrhea कब होगा? When there is ingestion of poorly absorbed osmotically active substance. ठीक है. osmotically active substance तो है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. अब osmotically active substance का क्या मतलब है कि ये जो है वो वाटर को रिटेन करेगा. ठीक है. वो पानी को अपने साथ रखने की कोशिश करेगा. डिफरेंट आयंस हैं सच एज मैग्नीशियम सल्फेट एंड फॉस्फेट्स, या फिर मैनिटोल, सॉर्बिटोल. And also in lactase deficiency there is osmotic diarrhea. So जो भी solute है वो अपने साथ water को लेके जाएगा बाहर. Second type of diarrhea is the secretory diarrhea. So secretory diarrhea कब होगा? Whenever there is disordered electrolyte transportation. ठीक है. So there is eventually there is net secretion of different anions such as chloride or bicarbonate, and there is inhibition of sodium absorption. ठीक है. तो सोडियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, और जब सोडियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो आपको पता है कि whenever sodium is absorbed it also takes water with it. तो सोडियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा. जब सोडियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो उसके साथ जो एसोसिएटेड वाटर है वो भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा इन secretory diarrhea. Third type of diarrhea is the exudative diarrhea. Exudative diarrhea क्या होता है? उसमें जो है ना वो डिस्चार्ज होगा म्यूकस प्रोटीन या फिर ब्लड होगा इन द गट. ठीक है. ड्यू टू एनी इन्फेक्शन, एनी इन्फ्लेमेशन, सो जो डायरिया होगा दैट इज़ द exudative diarrhea. सो डायरिया के जो पेशेंट्स आपके पास आएंगे उनमें क्या होगा? देयर इज़ लॉस ऑफ एक्सेस वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स डिहाइड्रेट होके आ सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के साथ आ सकते हैं आपके पास. और पेशेंट ऑफ क्रॉनिक डायरिया में प्रेजेंट विद हाइपोकैलेमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एब्डोमिनल पेन एंड नोजिया. ठीक है. सो डायरिया में क्या हो रहा है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है.
ठीक है। और वॉमिटिंग में क्या हो रहा था, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है। सो अगर आपके पास कोई सिनेरियो आता है एग्जाम में, अ पेशेंट इज़ प्रेजेंटिंग विद वॉमिटिंग, सो यू शुड रिमेंबर कि वॉमिटिंग जब भी होती है पेशेंट को मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है। और जब भी डायरिया का पेशेंट आएगा, क्रॉनिक डायरिया का, उसमें पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। तो पेशेंट आपके पास एब्डोमिनल पेन के साथ भी आएगा, नोजिया के साथ, एंड ऑल्सो ब्लोटिंग। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है या कोई स्पाइनल कॉर्ड की कोई डिजीज़ हो जाती है, जिससे उनका जो है वो डेफिकेशन सेंटर कहाँ था, S2 to S4 स्पाइनल सेगमेंट्स में था। सो जो उनका पैरासिम्पथेटिक डेफिकेशन रिफ्लेक्स है वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका सेंटर स्पाइनल कॉर्ड में ही है। सो जो वॉलंटरी पोर्शन ऑफ द डेफिकेशन रिफ्लेक्स है वो ब्लॉक हो जाएगा। बट एज वी स्टडीड के डेफिकेशन रिफ्लेक्स जो है वो दो तरीके से मीडिएट होता है। एक डेफिकेशन रिफ्लेक्स का इंट्रिंसिक मैकेनिज्म भी था। ठीक है। सो इंट्रिंसिक मैकेनिज्म इंटैक्ट रहेगा अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम डिजीज जिससे उसका मायंटेरिक प्लेक्सस ही काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है। सो अगर कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई S2 to S4 सेगमेंट की और उसका पैरासिम्पथेटिक डेफिकेशन रिफ्लेक्स काम नहीं कर रहा, तो फिर कौन सा वाला डेफिकेशन रिफ्लेक्स काम में आ जाएगा, इंट्रिंसिक डेफिकेशन रिफ्लेक्स। ठीक है। सो उसके लिए ऑब्वियसली इट वोंट बी दैट स्ट्रॉन्ग, बट स्टिल it is there. You can always stimulate it by giving the patient a small enema, और उससे जो है ना वो एडिक्वेटली डेफिकेशन हो जाएगी। ठीक है। ओके, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज रीड दिस। ठीक है, इसमें जो है वो वॉलेंट्री कौन सा था, इंटरनल एलन स्फिंक्टर था या एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर था? एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर था ना वॉलेंट्री, क्योंकि स्केलेटल मसल से था, और जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर था वो स्मूथ मसल से था। ठीक है। वो इंटरनल एनल स्फिंक्टर तो रिलैक्स हो जाएगा जैसे ही डेफिकेशन रिफ्लेक्स इनिशिएट होगा और इफ्रेंट आएंगे, और इफ्रेंट जो है वो स्टिमुलेट कर देंगे मास मूवमेंट विद द descending colon, sigmoid colon, rectum, and also it will cause the relaxation of the internal anal sphincter. जो आपका external anal sphincter है that is under the voluntary control. ठीक है। Okay, read this PCQ. जी, ये जिसने लेक्चर सुना होगा that person would be able to answer this. सोचे। ठीक है। यस, pelvic splanchnic nerves के थ्रू ही जाती है डेफिकेशन रिफ्लेक्स टू द सेंटर इन द स्पाइनल कॉर्ड। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। दिस इज़ समथिंग which you need to learn a few things and you will be able to cover this topic. So thank you very much for listening, and if you have any questions, any queries, you can always email me. You all know my email address. Thank you and Allah Hafiz.